इस सेशन में हम एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। मैं हूं अमन मलिक, योर मैथ्स ट्रेनर, एंड इंट्रोडक्शन के साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं, पूरा सेशन चलेगा प्रोबेबिलिटी का। आप ये सोचिए जरा कि पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा क्या? इसके समझ में आने के कुछ चांसेस हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है, और ना समझ में आने की भी कुछ पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करता है मेरे समझाने पे और आपके समझने पे, और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपको मान लेते हैं 95% चांसेस हैं कि समझ में आ जाए और 5% चांसेस हैं ना समझ में आने के। तो यहां पे जो मैंने बात की है समझ में आने के चांसेस और ना समझ में आने के चांसेस की, ये जो चांसेस की कैलकुलेशन हुई है, इसी को हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। आप नोटिस करें तो हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, इनफैक्ट मैक्सिमम घटनाएं सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी लेकर के चलती हैं। उनकी सर्टेनिटी की कैलकुलेशन या फिर अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम इवेंट्स की, घटनाओं की सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन करना सीखने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कल अपने एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और अपन ये सोच रहे हैं कि यार कितने परसेंट चांस हैं कि मेरे 90% से ऊपर मार्क्स आ जाएं, और कितने प्रतिशत चांस है कि मेरे 90% से कम चांस आ जाएं। तो यहां पे भी मार्क्स को लेकर के आप चांसेस की जो ये सोच रखते हो, चांसेस की जो ये कैलकुलेशन करते हो, समझ जाना आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? ये जो शब्द लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है इवेंट्स के होने या ना होने के चांसेस को कैलकुलेट करना, उनकी सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना। तो कुल मिलाकर के अपन ये बात समझ चुके हैं कि जहां पे चांसेस की बात होगी, इवेंट्स के चांसेस की बात होगी, पॉसिबिलिटी की बात होगी, समझ जाना प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। समझ जाना प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। चांसेस, पॉसिबिलिटी, चांसेस, पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी एक ही बातें होती हैं। प्रोबेबिलिटी एक ही बातें हैं। सो जब भी अपन इवेंट्स के चांसेस की, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, समझ जाना ये प्रोबेबिलिटी का ही डिस्कशन है। देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, उसका होना या ना होने के चांसेस की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है ना? यही मैंने इस डेफिनेशन में लिखा है। मैथमेटिक्स की बहुत ही प्यारी ब्रांच है, बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है। किसी भी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट? देखिए, सेकंड पॉइंट बहुत खूबसूरत है, इसमें लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज अप्लाइड इन एवरीडे लाइफ इन रिस्क असेसमेंट। जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो आप समझ लीजिए हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अपन प्रोबेबिलिटी थ्योरी को ही लगा रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैं बाइक राइड कर रहा हूं रोड पे, और यहां पे दो बसेस जा रही हैं। मैंने सोचा कि यार एक कट मार लेते हैं ऐसे करके। तो जब मैंने सोचा कि मैं कट मार लेता हूं ऐसे करके, तो मैंने ये कैलकुलेट किया कि 99% चांसेस हैं कि मेरा कट लग जाए। 100% तो बिल्कुल नहीं होते। बस वाले, मान लो आप कट मार रहे हो, बस वाला थोड़ा इधर आ जाए, आप तो गिर जाओगे, आपका जो कट है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो दो बसेस जा रही हैं, चांसेस ही होते हैं कि कट सक्सेसफुल हो जाए। मैंने कैलकुलेट किया कि यार मैक्सिमम चांसेस हैं कट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, चलो कट मार लेते हैं। तो मैंने अपना जो रिस्क है उसको मिनिमम कर दिया, अपने रिस्क को मिनिमम कर दिया। रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है, अपने आप को रिस्क में डालने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको क्या कर दिया मैंने? मिनिमम कर दिया। ठीक है ना? तो लाइफ में बहुत सारी चीजें अपन ऐसी करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंक्लूड होती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट। राइट? प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारे पूरी लाइफ की घटनाओं में जुड़ी होती है। फेल पास होना, कुछ चांसेस फेल होने के होते हैं, कुछ पास होने के होते हैं। क्रिकेट का मैच आप खेल रहे हो, जीतने के चांसेस कुछ होते हैं, हारने के चांसेस कुछ होते हैं।
तो कहने का मतलब लाइफ की बहुत सारी घटनाओं के साथ प्रोबेबिलिटी की थ्योरी जुड़ी हुई होती है। ओके, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक कोटेशन लिखा था कि लाइफ इज अ स्कूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। लाइफ इज अ स्कूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जीवन प्रोबेबिलिटी का एक स्कूल है, मतलब जीवन में बहुत सारी घटनाएं, सारी घटनाएं इनफैक्ट ऐसी होती हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अपने को एकदम क्लियर है। देखिए आगे मैंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कुछ एप्लीकेशन लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी लाइफ की घटनाओं में तो आपको देखने को मिलती ही है, उसके अलावा भी देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, फाइनेंस है, गैम्बलिंग है, जुआ खेलना। प्रोबेबिलिटी का बहुत इस्तेमाल होता है अगर आप एक लेवल का जुआ खेलना चाहते हैं तो। जो जुआरी हैं, गैम्बलर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो जानते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से जुआ खेल सकते हैं। साइंस में प्रोबेबिलिटी का काफी इस्तेमाल होता है, स्पेशली फिजिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, गेम थ्योरी, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, उसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी फील्ड्स में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके बेसिक्स आपको क्लियर होते हैं तो लाइफ में भी बहुत काम आएंगे। अगर आपको जुआ खेलना है, मैं सलाह दूंगा कि जुआ ना खेलें आप। अगर आपको गैम्बलिंग करनी है, गैम्बलिंग में भी काम आएंगे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी का काफी इस्तेमाल होता है। ओके, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी की जो शुरुआत हुई वो एक्सीडेंटली हुई थी। जी हाँ, एक्सीडेंटली प्रोबेबिलिटी थ्योरी का शुरुआत हुआ था। ये मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से प्रोबेबिलिटी चैप्टर की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था देखिए, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। एक गैम्बलर हुआ करते थे जिनका नाम था शेवेलियर। तो जो शेवेलियर नाम के गैम्बलर थे, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महान किस्म के जुआरी थे, आला दर्जे के जुआरी। एक लेवल, मतलब उनका बड़ा लेवल था जुआ खेलने में। जब भी वो जुआ खेलते थे, अपने जीतने की सारी कैलकुलेशन कर लेते थे, रिस्क बिल्कुल मिनिमम कर लेते थे और फिर जाके जुआ खेलते थे। एक बार की घटना है, वो डाइस का कोई गेम खेल रहे थे। आई होप आपको मालूम होगा, डाइस, लूडो जिसको बोलते हैं, पासा जिसको बोलते हैं। शकुनी मामा जो महाभारत में पासों का जो उन्होंने मायाजाल रचा था, मैं उन्हीं डाइस की बात कर रहा हूं। तो वो एक डाइस का गेम खेल रहे थे अपने शेवेलियर जी, और एक डाइस के एक चाल में वो अटक गए, फंस गए। वहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाए कि जीतने के कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में वो फंस गए। अब वो तो अपने जीतने के लिए कुछ जीतने की कैलकुलेशन करते थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वो प्रोबेबिलिटी है। तो क्या किया, शेवेलियर पास्कल के पास आए। पास्कल एक रिनोन्ड मैथमेटिशियन हुआ करते थे और शेवेलियर के दोस्त भी थे। वो पास्कल के पास आए और उन्होंने बोला कि पास्कल भैया, आप हमें जरा इस प्रॉब्लम से निकालिए, हमें जुआ जीतना है और ये हमें बताइए कि अगर हम ये वाला दांव चल देते हैं तो हमारे जीतने के कितने चांसेस होंगे। पास्कल ने काफी स्ट्रगल किया कैलकुलेशन करने में, कई दिनों तक पास्कल से भी वो कैलकुलेशन नहीं हो पाई। एक रिनोन्ड मैथमेटिशियन होते हुए पास्कल गए फर्मेट के पास। फर्मेट भी बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन थे, बहुत ही शानदार फिलोसफर, बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन हुआ करते थे फर्मेट एंड पास्कल। दोनों ने ट्राई करना शुरू किया। कई दिनों के स्ट्रगल के बाद दोनों ने ही इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को। जैसे ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, दोनों ने उस प्रॉब्लम को बहुत इंटरेस्टिंग पाया और फिर इनका इंटरेस्ट और बढ़ा उन जैसी प्रॉब्लम्स को, और उन्होंने सॉल्व किया। और इन्होंने ये पाया कि जीतने की, हारने की कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। डाइस में भी कोई चाल चलते हैं तो जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटीज वहां पे इन्वॉल्व होती हैं। तब जाकर के पास्कल एंड फर्मेट ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की नींव रखी है दोस्तों। और पास्कल और फर्मेट के बाद जीरोम कार्डन नाम के एक मैथमेटिशियन ने प्रोबेबिलिटी पे पहली बुक लिखी और उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो एकदम चल पड़ा मानो। जीरोम कार्डन के बाद कुछ मैथमेटिशियन और थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी में बहुत शानदार काम किया है। बर्नौली ने, जैकब बर्नौली बहुत शानदार काम किया है।
जैकब बर्नौली, फिजिक्स में आप एक बर्नौली थ्योरम भी सीखते होंगे। डैनियल बर्नौली थे वो, डैनियल बर्नौली, जैकब बर्नौली, ये दोनों एक ही फैमिली थे, एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्नौली फैमिली से। खैर, बर्नौली, मार्कोव, कोलमोगोरोव, इन मैथमेटिशियंस ने प्रोबेबिलिटी पे और काम किया और कंप्लीट चैप्टर को डिजाइन किया है हमारे लिए। कोलमोगोरोव हमारे मॉडर्न प्रोबेबिलिटी के जनक हैं। इन्होंने मॉडर्न प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी बातें बताई हैं हमको। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक गैम्बलर से हुई थी। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो गैम्बलर ने, शेवेलियर अगर नहीं होते तो प्रोबेबिलिटी की कैसे शुरुआत हो पाती। सो देखिए, बड़ा एक्सीडेंटली प्रोबेबिलिटी डेवलप हुआ है, लेकिन एक एक्सीडेंट छोटा सा हुआ, उसके बाद देखिए बहुत सारे मैथमेटिशियन ने काम किया और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर तैयार कर दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई मार्क्स से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इवेंट्स के चांसेस होने या ना होने के चांसेस की कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, बहुत इसके यूसेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस में यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को, एंड इसकी डेवलपमेंट भी एक मजेदार तरीके से हुई है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं इवेंट्स की, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की मेनली 3 अप्रोच होती हैं। यहां पे पहली अप्रोच आपके सामने लिखी है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सेकंड अप्रोच इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड अप्रोच इज एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। 3 तरीके होते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के। यहां पे लिखा है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको बताएंगे, लास्ट में एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। हमारा जो पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, इसमें 95% जो प्रोबेबिलिटी हम सीखने वाले हैं वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या यूं कहूं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सिर्फ 5% ही एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी हम सीखने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी सिखा दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इस पे बहुत सारे सवाल नहीं बनते। ओके, गॉट इट। सो देखिए, शुरू करते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को समझने की। सबसे पहले क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। मान लेते हैं अपन एक पासा फेंक दिया, एक डाइस को रोल किया। समझते हो ना डाइस तो? लूडो, सबने लूडो खेली होगी, है ना? बड़ा मजा आता है लूडो खेलने में। बचपन में काफी लूडो खेलते थे, राइट? एक पासा फेंक देते हैं, शकुनी मामा वाला पासा। शकुनी मामा ने एक पासा फेंक दिया, एक डाइस को रोल कर दिया। अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस। शकुनी मामा ने एक डाइस को रोल कर दिया। तो जब डाइस को रोल करते हैं तो उसके जो आउटकम्स हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनना, इसके जो आउटकम्स हैं वो पॉसिबल हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, राइट? जैसे ही पासा फेंका, पासा हवा में था, मैंने सोचा काश 2 आ जाए, हे ईश्वर 2 आ जाए, बस 2 की मैंने प्रार्थना की। आएगा तो बाद में। मैं अपने मन ही मन में सोच रहा हूं कि 2 आने के कितने चांसेस हैं, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि मेरा 2 आ जाए। सोचिए कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि 2 आ जाए। टोटल मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी थी। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6। मैं चाहता हूं कि 2 आ जाए। मेरा फेवर सिर्फ एक इवेंट करता है, मेरे फेवर में सिर्फ एक इवेंट है 2 का आना। टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, तो 1/6 चांसेस हैं बस मेरे जीतने के, मेरे 2 को आने के। यहां पे ये जो मैंने कैलकुलेशन की है 1/6, इसमें क्या किया है, जो फेवरेबल आउटकम है वो तो न्यूमरेटर में लिखे हैं और जो टोटल आउटकम्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे हैं।
तो ये जो फॉर्मूला है जिससे प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन की जाती है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, इसी को बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी तभी कैलकुलेट की जाती है जब ऐसा हो, कैसा हो कि जितने भी हमारे आउटकम्स हैं, इन आउटकम्स के आने के बराबर बराबर चांसेस हों। जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 के आने के चांसेस उतने ही हैं जितने 2 के आने के चांसेस हैं, और इनके चांसेस भी उतने ही हैं जितने 3 के आने के चांसेस हैं, जितने 4 के आने के, 5 और 6 के आने के चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर के जब अपन एक पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 आने के चांसेस बराबर बराबर होते हैं। जब जितने भी आउटकम्स हैं उनके आने के चांसेस बराबर बराबर हों, तब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की अप्रोच का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जब सारे आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं, सबके आने के चांसेस बराबर बराबर हों। कहने का मतलब ऑल आउटकम्स मस्ट बी इक्वली लाइकली। ठीक है ना। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि क्लासिकल अप्रोच इज टू बी यूज्ड व्हेन all outcomes are equally likely। सबके आने के चांसेस क्या होने चाहिए? सारे आउटकम्स के आने के चांसेस बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है किसी भी इवेंट की, probability of any event can be calculated by this formula, which is number of favorable outcomes upon total number of outcomes favorable outcomes upon total number of outcomes। ओके। सो जहां पे सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, वहां पे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी हो तो इस फॉर्मूला से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके। सो आई होप आपको एकदम समझ में आया होगा, राइट। ये अपने को समझ में आ गया क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझें। जब हम एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार कर दें, जैसे कि मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया 1000 टाइम्स। ठीक है ना। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया 1000 टाइम्स, और उन 1000 टाइम्स में जो आउटकम्स आए मैंने वो नोट किए। 1000 टाइम्स जो कॉइन टॉस किया, उनमें जो आउटकम्स आए वो मैंने नोट किए। इनमें से 510 टाइम्स तो हेड आया और 490 टाइम्स आया टेल। 510 टाइम्स क्या आया? हेड। और 490 टाइम्स क्या आया? टेल। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम अगली दफे कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको क्या लगता है, हेड आने के ज्यादा चांसेस हैं या टेल आने के ज्यादा चांसेस हैं? आपके पास डेटा है ऑलरेडी,
एक्सपेरिमेंट किया हुआ डेटा आपके पास है कि 1000 दफे जब टॉस करते हैं तो 510 बारी तो हेड आता है और 490 बारी टेल आता है। आपका दिल तो यही कह रहा होगा कि जब एक कॉइन को फिर से टॉस करेंगे हेड आने के चांसेस तो ज्यादा ही हैं। ये जो ज्यादा चांसेस आप बोल रहे हो हेड आने के, ये बोल रहे हो इस डेटा को देखते हुए, क्योंकि पास्ट में ज्यादा बारी हेड आया है। हाँ, मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक पीला सिक्का है और मेरे पास एक काला सिक्का है, मैं आपके साथ टॉस करता हूं, पीले सिक्के से टॉस करूंगा, आप हमेशा हार जाते हो। 10 बारी आपने मुझसे पीले सिक्के के साथ टॉस किया, आप हमेशा मुझसे हार गए। और काले सिक्के के साथ जब टॉस करते हैं तो आप हमेशा जीत जाते हो। एक मैच में मैं और आप टॉस कर रहे हैं, आप बताइए पीले सिक्के से टॉस करना पसंद करोगे या काले सिक्के से टॉस करना पसंद करोगे? जवाब मैं जान चुका हूं, आप पीले सिक्के से टॉस करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपने ये देखा, पास्ट में आपने ये देखा कि पीले सिक्के से आप हार जाते हो। जो पास्ट में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके डेटा के बिहाफ पे आप ये सोच लोगे कि नहीं, पीले से तो अपन हार ही जाएंगे। हो सकता है आप जीत जाओ, लेकिन आपके मन में यही चल रहा होगा कि नहीं, आप हार जाएंगे। तो ये जो डेटा आपके दिल में बैठा हुआ है कि यार पीले सिक्के से तो अपन हार ही जाएंगे, इस डेटा का प्रयोग करके जब प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि जो डेटा, पास्ट डेटा के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, ठीक है ना। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है व्हेन प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड, व्हेन प्रोबेबिलिटी is calculated by using past data, then that approach of probability calculation is known as experimental probability. ओके, समझ में आ रही बातें सारी? सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अपन ने देखा जब सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हों तो प्रोबेबिलिटीज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। और पास्ट डेटा का प्रयोग करते हुए जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये दो मेन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्रोचेज हैं, ये अपने को समझ में आनी चाहिए। और थर्ड अप्रोच है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के का एक बहुत शानदार तरीका है। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी अप्रोच वहां पे लगाई जाती है जहां पे आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होते। दिस अप्रोच इज टू बी यूज्ड, दिस अप्रोच is to be used when the outcomes are not equally likely, when the outcomes are not equally likely। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल वहां होता है जहां पे आउटकम्स जो है एक्सपेरिमेंट के वो इक्वली लाइकली ना हो। यहां पे क्लासिकल अप्रोच में इक्वली लाइकली होते हैं, यहां आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते, तब जो अप्रोच हम यूज करते हैं वो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की अप्रोच है। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की अप्रोच 3 एक्सियम्स पे टिकी होती है। पहले हम इसको डिटेल में सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा।
तो आगे प्रोबेबिलिटी में हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के सारी बातें सीखने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट हम सीखेंगे एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो बस इतना सा ही होता है कि पास्ट का जो डेटा है उसको देखिए और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे यहां पे 1000 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया, 510 टाइम्स हेड आया, 490 टाइम्स टेल आया। फिर से एक बार कॉइन को उछालेंगे तो आपका दिल बोलेगा हेड आने के ज्यादा चांसेस हैं, और कितने चांसेस हैं? वो होंगे 510 बाय 1000, राइट। और टेल आने कितने होंगे? 490 अपॉन 1000, राइट। तो पास्ट का जो डेटा है उसको देखते हुए जब अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है, राइट। और इक्वली लाइकली आउटकम्स अगर हो एक्सपेरिमेंट के तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। और अगर हमारे आउटकम्स हैं उनका होना या ना होना इक्वली लाइकली नहीं है तो वहां पे एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी अप्रोच को यूज करेंगे हम, ठीक है, करेक्ट है एकदम। हम प्रोबेबिलिटी में आगे सीखें उससे पहले प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए हमें कुछ खास टर्म्स की जरूरत पड़ती है। कुछ बहुत ही बेसिक सी टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी में हम यूज करेंगे आगे जाकर के, उन टर्म्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैंने लिख दिया बेसिक टर्म्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, दैट इज फर्स्ट टर्म इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऑपरेशन जिसके आउटकम वेल डिफाइंड हो, जैसे कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स हैं, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या होते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कोई भी ऑपरेशन जिसके आउटकम्स वेल डिफाइंड हो उसको एक्सपेरिमेंट बोला जा सकता है, बोला जाएगा। जैसे एक डाइस को मैं रोल करता हूं, डाइस को जब अपन रोल करते हैं तो उसके जो आउटकम्स हैं वो या तो 1, 2, 3, 4 या 5, 6 में से ही कुछ आएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग अ डाइस भी एक एक्सपेरिमेंट है। इस प्रकार से जो ऑपरेशन जिसके आउटकम्स वेल डिफाइंड हो उसको एक्सपेरिमेंट बोला जा सकता है, ठीक है। यहां पे जैसे लिख दिया, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक और टर्म होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं मैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत बार ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में टर्म यूज होगी, इसका मालूम होना बहुत जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम गेस ना किए जा सके। मान लो एक कॉइन को टॉस कर दिया आपने और किसी प्रकार से आपने गेस कर लिया कि यार हेड आएगा पक्का, वो एक्सपेरिमेंट तो है लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने उसके आउटकम आने से पहले ही उसके आउटकम को गेस कर लिया, या हम गेस कर पाए ऐसा कुछ उसमें छुपा हुआ है। सो वो एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम गेस नहीं किए जा सके उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म इज आउटकम। क्या होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको बोला जाता है आउटकम। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, तो जब कॉइन को टॉस करते हैं हम लोग तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो हेड और टेल हैं ये दो आउटकम होंगे एक्सपेरिमेंट के। ये जो एक्सपेरिमेंट था टॉसिंग अ कॉइन, इसके हेड और टेल ये दो रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को बोलेंगे ये आउटकम हैं। किसके आउटकम है?
एक्सपेरिमेंट के आउटकम है भैया। आउटकम हमेशा एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ होता है। एक्सपेरिमेंट होगा तो जरूर उसके कुछ रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे बोले तो आउटकम आएंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब जो भी ये आउटकम्स आए हैं, जैसे यहां पे जो आउटकम्स आए हैं वो क्या आए हैं, हेड आया है, टेल आया है। तो इन्हीं आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स ले लिए जाएं। जैसे मैंने हेड ले लिया यहां पे, ध्यान से सुनना। ये जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आए हैं, इन्हीं आउटकम्स में से सारे भी ले सकते हो, कुछ कम भी ले सकते हो। तो जो ये आपने आउटकम्स में से कुछ सेट ऑफ आउटकम्स ले लिया, इसको बोलेंगे ये एक इवेंट है। जैसे कि मान लो दो कैप्टन टॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दो कैप्टन हैं, एक है रिकी पॉन्टिंग और दूसरा कैप्टन है विराट कोहली। ठीक है, क्रिकेट का मैच शुरू होने वाला है और टॉस हुआ। कॉइन को उछाला मतलब एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। कॉइन को उछालना इस क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। रिकी पॉन्टिंग बोल पड़ा कि भाई हेड इज माई कॉल, हेड आएगा तो रिकी पॉन्टिंग जीत जाएगा। रिकी पॉन्टिंग के लिए हेड एक इवेंट है। पॉसिबिलिटी तो थी हेड और टेल दोनों की, लेकिन रिकी पॉन्टिंग की ऑब्जर्वेशन में हेड है तो हेड रिकी पॉन्टिंग के लिए इवेंट हो जाएगा। तो सारे आउटकम्स का कुछ पार्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन में हो उसको बोलते हैं इवेंट। क्लियर है एकदम? सो इवेंट क्या होता है, आउटकम्स का ही एक पार्ट होता है जो हमारी ऑब्जर्वेशन में हो, उसको बोला जाता है इवेंट। सो ये जो तीन टर्म्स हैं एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन में भी लिखी है मैंने, द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सारे जो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के वो लिख दिए जाएं और उनका एक सेट बना दिया जाए तो वो बन जाएगा सैंपल स्पेस। जैसे कि यहां पे एक एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं मैं। मान लो एक एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पे ले लिया। एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाइस। अ डाइस इज रोल्ड वंस। अ डाइस इज रोल्ड वंस। डाइस को मैंने एक बार रोल कर दिया, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स थे वो क्या क्या आउटकम्स थे, 1 2 3 4 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है। आप देखें ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। सारे पॉसिबल आउटकम्स को कोमा से सेपरेट कर दिया, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये एक सेट बन जाएगा। किस चीज का सेट बन जाएगा, आउटकम्स का सेट बन जाएगा। किस चीज के आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स। तो ये जो सेट बना है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दिस सेट इज नोन एज सैंपल स्पेस। जी हां, सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स का एक सेट होगा जिसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को जनरली कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस को जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर एस के साथ। इसको किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, किसी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो। मैंने लिखा है यहां पे कि आप सैंपल स्पेस को किसी भी लेटर या सिंबल से डिनोट कर सकते हो, लेकिन जनरली ये एक डिसिप्लिन है कि सैंपल स्पेस को आप कैपिटल एस से डिनोट करें तो बहुत बढ़िया होगा। एस का मतलब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस के अंदर देखिए ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6।
ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है सैंपल पॉइंट। क्या बोला जाता है? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का क्या मीनिंग है? एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलेंगे अपन सैंपल पॉइंट। ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के डिनोट किए जाते हैं ns के साथ। ns कितना हुआ? 6। ns बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ns का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। Number of elements in sample space is denoted by ns। इसको डिनोट करने का एक और तरीका भी होता है, इसको आप यूं भी डिनोट कर सकते हो, s के दोनों तरफ बार लगा दीजिए। इसका मीनिंग भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसका एक और तरीका भी होता है, कैपिटल O लिख करके अंदर लिख दीजिए s, ऑर्डर ऑफ s। ऑर्डर ऑफ s का मतलब भी यही होता है सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं। लेकिन ये दोनों जो सिंबल्स हैं ये बहुत पॉपुलर सिंबल्स नहीं हैं, इसलिए मैं भी इनका यूज नहीं करूंगा। ये दोनों सिंबल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंबल्स नहीं हैं। ns सिंबल का ही प्रयोग करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में लिखने के लिए। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट्स थे, तो ns हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है एकदम? सो आई होप आपको सैंपल स्पेस एकदम क्लियर होगा कि एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स आए हैं उन आउटकम्स का एक सेट बना दीजिए, उस सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस। करेक्ट है? चलिए, सैंपल स्पेस अपने को समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया है, स्क्रीन पे आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट लिखा है और आपको बोला है कि इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बताइए। सैंपल स्पेस लिख के दिखाइए मेरे को। यहां पे एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टोस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक कॉइन को टॉस कर दिया और एक डाइस को भी रोल कर दिया। आपने इकट्ठा क्या किया, कॉइन को टॉस कर दिया और डाई को क्या कर दिया, रोल कर दिया। तो आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोचिए जरा। हो सकता है कि हेड आ जाए कॉइन पे, डाइस पे 1 आए, या हो सकता है कॉइन पे हेड आए, डाइस पे 2 आए, कॉइन पे हेड आए, डाइस पे 3 आए, कॉइन पे हेड डाइस पे 4, कॉइन पे हेड डाइस पे 5, कॉइन पे हेड डाइस पे 6। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कॉइन पे तो टेल आए बट डाइस पे 1 आ जाए, कॉइन पे टेल के साथ डाइस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे और डाइस को रोल करेंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज का अगर एक सेट बना दिया जाए तो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा, इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा आपके सामने देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। देखिए यहां पे एक नोट करने वाली बात है, जो सैंपल स्पेस है वो एक सेट होता है। क्या होता है? सैंपल स्पेस एक सेट है। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स लिखे हुए हैं। एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स लिख दो, एक सेट बना दो, बन जाएगा सैंपल स्पेस। करेक्ट है? डिनोट करते हैं कैपिटल एस के साथ। ओके, मूव करते हैं आगे। स्क्रीन पे आपके सामने एक और एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है, आपको बताना है इस एक्सपेरिमेंट का भी सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए मैं यहां पे स्क्रीन पे आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट दूंगा, आपको उनके सैंपल स्पेस लिखने आने चाहिए। सैंपल स्पेस में क्लैरिटी होगी, फिर हम आगे सीखेंगे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। करेक्ट है? सैंपल स्पेस लिखना आना बहुत जरूरी है किसी भी एक्सपेरिमेंट का। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट में कॉइन टॉस किया एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, और फिर उस कॉइन को फिर से टॉस किया। इफ अ हेड अकर्स, अगर हेड आता है तब किया सेकेंड टाइम टॉस। स्टेटमेंट देखो, ध्यान से पढ़नी है अपने को। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है कि टॉसिंग हो रही है कॉइन की, ठीक है ना, और
उसके बाद क्या किया, उस कॉइन को वापस टॉस किया। अगर पहली बार टॉस करने पे हेड आता है तो ठीक है, और पहली बार टॉस करने पे अगर टेल आता है, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाइस इज रोल्ड वंस, तब डाइस रोल कर दी। तो बताइए क्या होगा सैंपल स्पेस। देखिए एक कॉइन है मेरे पास, कॉइन को टॉस कर दिया, तो टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये भैया बोलता है कि अगर हेड आता है उस केस में तो कॉइन को सेकंड टाइम टॉस कर दो। देखो यहां पे हेड आया है, सेकंड टाइम टॉस कर दोगे तो हो सकता है सेकंड टाइम में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है सेकंड टाइम में टेल आ जाए। दो पॉसिबिलिटी है। और अगर फर्स्ट टाइम पे टेल आया होता तो इसने कहा फिर डाइस रोल करनी है, अपने को डाइस को रोल करना है। तो फर्स्ट टाइम पे टेल आया और सेकंड टाइम डाइस रोल करोगे तो हो सकता है टेल के साथ 1 आए, टेल के साथ 2 आए, टेल के साथ 3 आए, टेल के साथ 4, 5 या फिर टेल के साथ डाइस पे 6 आ जाए। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने देखी हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज, सारे आउटकम्स को एक सेट में लिख दूं तो बन जाएगा सैंपल स्पेस। तो ये जो अपना एक्सपेरिमेंट था इसका सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया। ये है सैंपल स्पेस एस। कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट्स हैं, 8 सैंपल पॉइंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस में। एक्सपेरिमेंट आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन को टॉस करें, हेड आ जाए तो वापस टॉस करें, टेल आ जाए तो कॉइन ना टॉस करें, डाइस को रोल करें। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, हेड आ जाए तो फिर वापस कॉइन टॉस कर रहा था, तो वापस कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटी थी, और टेल आ जाए फिर डाइस को रोल करना जिसकी 6 पॉसिबिलिटी थी। 6 पॉसिबिलिटी ये, 2 पॉसिबिलिटी ये, टोटल कितनी हो जाएंगी? 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। करेक्ट है। एक और एक्सपेरिमेंट देखिए, एक और एक्सपेरिमेंट स्क्रीन पे आपके सामने है। सैंपल स्पेस लिखना है इस एक्सपेरिमेंट का भी। एक बात बता दूं आपको मैं, हर एक्सपेरिमेंट से एक सैंपल स्पेस जरूर जुड़ा हुआ होता है। आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। 3 बल्ब्स को आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो फ्रॉम अ लॉट। एक लॉट से 3 बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट करते हो, है ना। एक लॉट है, काफी सारे बल्ब्स हैं, उसमें से आंख बंद करके अपन 3 पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। अपन को बल्ब जो है लोड से पिक करना है, उसके बाद उसकी टेस्ट करके देखना है उसको, या तो वो डिफेक्टिव होगा या नॉट डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन डिफेक्टिव को एन से करेंगे, ठीक है ना। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए पहला बल्ब हो सकता है डिफेक्टिव हो, दूसरा बल्ब भी हो सकता है डिफेक्टिव हो, और तीसरा भी हो सकता है डिफेक्टिव हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 डिफेक्टिव हो और तीसरा नॉन डिफेक्टिव हो, बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव हो। यह भी हो सकता है पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव और तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव हो। राइट। अब देखिए और क्या केसेस हो सकते हैं। पहले वाला ही हो जाए, क्या पता नॉन डिफेक्टिव, बाकी दोनों डिफेक्टिव हों, यह भी हो सकता है। पहले वाला नॉन डिफेक्टिव रहे और बाकी दोनों भी नॉन डिफेक्टिव रहें। यह भी हो सकता है कि पहले वाले नॉन डिफेक्टिव के साथ दूसरे वाला डिफेक्टिव, तीसरे वाला नॉन डिफेक्टिव, या फिर दूसरे वाला नॉन डिफेक्टिव, तीसरे वाला भी डिफेक्टिव हो। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पे टोटल बनती हैं 8 पॉसिबिलिटी, और टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स मैंने लिख दिया। ये बन जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है। यहां पे देखिए पीएनसी से भी बताया जा सकता है, इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। यहां पे हमारे पास है बल्ब 1, यहां पे है बल्ब 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। बल्ब 1 या तो डिफेक्टिव होगा या नॉट डिफेक्टिव होगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं। बल्ब 2 भी डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव, 2 पॉसिबिलिटी हैं। बल्ब 3 भी डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव, 2 पॉसिबिलिटी हैं।
ओवरऑल देखेंगे तो 2 इंटू 2 पीएनसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए 8 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और हमने जो लिखा है यहां पे, जो हमने लिखा देखिए 8 पॉसिबिलिटीज ही लिखी हैं, ठीक है ना। 3 बल्ब्स आप लोगे रैंडमली, उनको आप टेस्ट करोगे तो देखिए ये 8 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था, इसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया। करेक्ट है एकदम। मूव करते हैं आगे। आपके सामने एक और एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का फिर आपको सैंपल स्पेस लिखना है। अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। एक डाइस को तब तक उछालते रहो जब तक 6 ना आ जाए। बड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? एक डाइस को तब तक उछालते रहो जब तक 6 ना आ जाए। गजब का एक्सपेरिमेंट है। देखिए सैंपल स्पेस लिखना है इसका अपने को। एक डाइस को आपने एक बार उछाला, हो सकता है 6 आ जाए। अगर 6 आ जाएगा फिर नहीं उछालनी, आपका काम खत्म। यह भी हो सकता है पहली बार उछालने पे 1 आ जाए, पहली बार उछालने पे 1 आ जाए। यह भी हो सकता है पहली बार उछालने पे 2, 3, 4, 5 आ जाए। अगर 6 आ जाएगा पहली बार तो फिर कुछ करना ही नहीं आपको। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं तो दूसरी बार डाइस वापस उछालनी पड़ेगी। और दूसरी बार उछालोगे तब हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है तब 6 आ जाए। और तब 6 आ जाएगा तो फिर से आपको रोकना पड़ेगा, फिर रोकना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट खत्म आपका। और यह भी हो सकता है कि पहली बार भी 6 ना आए, दूसरी बार भी 6 ना आए, तीसरी बार जाके 6 आए। ऐसे करते करते इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी, यह आपको समझना है। इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। एक डाइस को तब तक उछालते रहो जब तक 6 ना आ जाए। तो मान लो पहली बार उछाली 6 आया ही नहीं, दूसरी बार उछाली 6 नहीं आया, तीसरी बार उछाली 6 नहीं आया, चौथी बार उछाली 6 नहीं आया। ऐसा तो बहुत बार हो सकता है और इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है। तो यहां पे सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों उसको इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। if the number of elements in the sample space are infinite, then it is known as infinite सैंपल स्पेस। करेक्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट हो तो उसको इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बोलेंगे। और यहां पे देखिए ये जो सैंपल स्पेस जितने थे पहले वाले, ये थे फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस, ठीक है ना। फाइनाइट सैंपल स्पेस में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। तो सैंपल स्पेस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है फाइनाइट सैंपल स्पेस और दूसरे हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस वो हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस वो हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। क्लियर है जी? सो अपन ने ये देख लिया कि हर एक्सपेरिमेंट के साथ एक सैंपल स्पेस तो जुड़ा हुआ होगा। वो सैंपल स्पेस फाइनाइट भी हो सकता है और वो सैंपल स्पेस इनफाइनाइट भी हो सकता है। करेक्ट है जी? अब हम देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से, बारीकी के साथ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे। आगे हम सीखेंगे कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। एक हिंट मैं आपको दे चुका हूं
कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है एक बड़े सिंपल डिवीजन के फॉर्मूले से। डिवीजन किस चीज का करना होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E is equal to number of favorable outcomes, number of favorable outcomes to E, number of favorable outcomes to E divide by total number of outcomes, divide by total number of outcomes, total number of outcomes। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी हो तो उस इवेंट ई को फेवर करने वाले जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कर दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको तो उसको डिनोट कर सकते हैं पीई के साथ। ठीक है ना, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कैन बी डिनोटेड बाय एनई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं एक्सपेरिमेंट के वो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एनएस से डिनोट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एनई बाय एनएस। ये फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है एकदम? सो इस फॉर्मूले से अपन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन से अपन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इवेंट्स की। ठीक है, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल कहां पे करेंगे? ये फॉर्मूला इस्तेमाल तभी करेंगे जब सारे आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हों। ठीक है ना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला is valid only when all the outcomes of an experiment are equally likely। सारे आउटकम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, करेक्ट है एकदम। अब हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले कुछ बातें और जाननी जरूरी हैं। ताश के पत्तों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए मैंने बिखेरे हुए हैं ताश के सारे पत्ते, इन सब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे 52 पत्ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है, आप देखिए ये एस है, इसको क्या बोलते हैं अपन? दिस इज एस, दिस इज एस, दिस इज किंग, इसको बोला जाता है किंग है। ये क्या है? किंग। ठीक है, ये क्या है? क्वीन है। ये जैक बोला जाता है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सारे ये जो पत्ते हैं इनको हिंदी में बोला जाता है पान के पत्ते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल द कार्ड्स आर ऑफ हार्ट, हार्ट के पत्ते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं इनको बोलते हैं डायमंड के कार्ड्स हैं ये। ठीक है ना, डायमंड कार्ड्स बोलते हैं इनको, राइट। इसको बोला जाता है क्लब, और ये जो हैं सारे के सारे ताश के पत्ते इनको स्पेड के कार्ड्स बोला जाता है। ठीक है ना, हुक्म के पत्ते। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास ताश की गड्डी में 52। ठीक है ना, ताश की गड्डी को बोलते हैं डैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है ना, 52 कार्ड्स हैं, पूरी गड्डी है, उसको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स।
ठीक है ना, अच्छे से शफल कर रखी होनी चाहिए। शफलिंग के बाद अपन सारा गेम शुरू करते हैं, ठीक है। सो डेक ऑफ कार्ड्स बोले तो 52 प्लेइंग कार्ड्स। इनमें से आप देखोगे तो ब्लैक कितने हैं और रेड कितने हैं। आप देखिए आधे कार्ड ब्लैक हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दो यहाँ पे रो हैं ये ब्लैक हैं, ये दो रो रेड हैं, मतलब 26 जो कार्ड्स हैं वो ब्लैक हैं, 26 कार्ड रेड हैं। अब देखिए हार्ट के कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। देख सकते हैं आप हार्ट के 13 कार्ड्स हैं, डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, क्लब के 13 कार्ड्स हैं, स्पेड के 13 कार्ड्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए फेस कार्ड्स कितने हैं। ये जो कार्ड्स हैं इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बनाए नहीं, यहाँ पे जैक जो है इसको गुलाम बोलते हैं, ये क्वीन है, इस पे क्वीन बनी होती है, के पे किंग बना होता है, जे पे जैक ये जो है इस पे बना होता है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये सारे हैं फेस कार्ड्स। कितने हैं ये, 3 3 6 और टोटल 6 12 फेस कार्ड्स जो हैं वो 12 होते हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12, ठीक है ना। 12 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। ये जो एस है, एस हमारा फेस कार्ड में नहीं काउंट होता, ठीक है ना। ये नंबर कार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये नंबर कार्ड्स हैं और ये अलग से है एस, ये नंबर कार्ड में भी काउंट नहीं होता, फेस कार्ड में भी काउंट नहीं होता, ठीक है ना। नंबर कार्ड्स कितने हुए हमारे पास, नंबर कार्ड्स हुए 36, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 से लेकर के 10 तक 9 9 4 जा 36 हमारे पास नंबर कार्ड्स हुए, 12 हमारे पास फेस कार्ड्स हैं और 4 हमारे पास क्या है, एस, ठीक है ना। तो ये जो कार्ड है 52 जिनको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, इनकी नॉलेज अपने को होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने को आगे काम आने वाली है। ओके, एक और बात मालूम होनी चाहिए, एक होता है कार्ड में गेम ऑफ ब्रिज। जो गेम ऑफ ब्रिज होता है, गेम ऑफ ब्रिज में 4 प्लेयर खेलते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कई बार गेम ऑफ ब्रिज के ऊपर सवाल आ जाता है कुछ एग्जाम्स में। गेम ऑफ ब्रिज में 4 प्लेयर होते हैं और हर प्लेयर के पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ईच प्लेयर हैव 13 कार्ड्स, ईच प्लेयर विल हैव 13 प्लेइंग कार्ड्स। हर प्लेयर जो है वो 13 कार्ड्स के साथ अपना गेम खेलता है, ठीक है ना। तो गेम ऑफ ब्रिज 4 प्लेयर्स का गेम होता है, 4 प्लेयर्स का गेम होता है जिसमें हर प्लेयर 13 पत्तों के साथ खेलता है, ठीक है। सो ये नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो देखिए कार्ड्स के बारे में आई होप आपको पूरी नॉलेज हुई होगी। ताश के पत्तों का बहुत बेहतरीन गेम है, मुझे बहुत पसंद है ताश के पत्ते, मैं कई बार छुट्टियों में ताश के पत्ते खेल लेता हूं, ठीक है। ताश के पत्ते प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे सवाल ताश के पत्तों पे आते हैं, अपन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपने को ताश के पत्तों के बारे में अब पूरी क्लैरिटी है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मालूम है, PE = NE/NS। सारे सवाल अपन उड़ा देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे। लूडो के बारे में मालूम होना जरूरी है, डाइस के बारे में मालूम होना जरूरी है। 2 प्रकार के शब्द यूज किए जाएंगे सवालों में, एक तो होगा फेयर डाइस, एक होगा अनफेयर डाइस। फेयर डाइस वो होती है जिसके ये जो 6 के 6 फेसेस हैं, ठीक है ना। देखिए ये एक डाइस है, आप देखिए ये हमारे डाइस है। इस डाइस का देखो एक फेस तो ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसका दूसरा फेस आप देखें तो ये दूसरा फेस है, ऐसे ही करके ये देखिए ये इसका 3rd फेस है, यूं करके 3 फेस इसके पीछे की तरफ हैं, अपने को दिखाई नहीं दे रहे। तो टोटल 6 के 6 फेसेस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस फेस पे 6 लिखा हुआ, इधर 5 यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे 4 दिख रहा है, ठीक है ना। 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। पीछे के जो 3 फेसेस हैं उनमें से एक पे 3 है, 2 है और 1 है। ऐसी डाइस जिसपे 6 के 6 नंबर लिखे हो, 1 2 3 4 5 6 और सारे डिफरेंट हों, है ना, उसको बोलते हैं फेयर डाइस। ये अनफेयर डाइस है। यहां पे देखिए इस वाले फेस पे भी 6 है, आप देख सकते हैं, और ये वाला जो फेस है इस पे भी 6 है। तो अगर किन्हीं 2 फेस पे भी सेम नंबर मिल जाए, ऐसी डाइस को क्या बोलते हैं, अनफेयर डाइस बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले फेस पे 6 लिखा है, इस वाले फेस पे भी 6 लिखा है, ये हमारी अनफेयर डाइस हुई और ये हमारी फेयर डाइस थे, ठीक है ना। तो फेयर डाइस अनफेयर डाइस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फेयर डाइस में 6 के 6 फेसेस पे अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अनफेयर डाइस में
किन्हीं 2 फेस पे सेम नंबर हो सकता है, 3 फेस पे भी सेम नंबर हो सकता है, 4, 5, 6 फेसेस पे भी सेम नंबर हो सकता है। सारे 6 फेस पे अगर सेम नंबर होगा उसको भी अपन अनफेयर डाइस बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से कॉइन के बहुत सारे सवाल आते हैं। कॉइन में भी 2 टर्म्स का यूज करेंगे अपन, फेयर कॉइन या फिर अनफेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब जिसमें एक तरफ तो देखो यहां पे देखिए, एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ क्या है हेड, एक तरफ टेल है और दूसरी तरफ क्या है हेड है, और हेड और टेल का आना बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है फेयर कॉइन का जिसका हेड और टेल जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, ठीक है ना। ऐसे कॉइन को बोलते हैं फेयर कॉइन और फेयर कॉइन, राइट। और अनफेयर कॉइन वो कॉइन होता है जिसका हेड और टेल का आना की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती। मान लो कोई कॉइन ऐसा है जिसमें हेड के आने के ज्यादा चांस है, वो टेल के आने के कम चांस है, उसको बोलेंगे अनफेयर कॉइन है। वो हेड और टेल के आने के चांसेस बराबर होंगे तब जाके फेयर कॉइन बोला जाएगा, बराबर चांसेस नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे अनफेयर कॉइन। देखिए ये एक सिक्का लिखा है मैंने, इसमें इस तरह भी ये यहाँ पे नरसिम्हा या फिर कुछ शेर जैसा निशान यहाँ पे है। इसकी दूसरी साइड भी देखो दिखाई गई है यहाँ से, इसमें भी ये शेर जैसा निशान है, नरसिम्हा टाइप का कुछ निशान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये अनफेयर कॉइन है, क्योंकि जब भी अपन टॉस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये नरसिम्हा वाली जो पिक्चर है वही उभर के आएगी, सिर्फ अपने को हेड बोल सकते हैं, इसको हेड दिखाई देगा, टेल जो नंबर है वो इससे गायब है, नंबर दिखाई नहीं देगा। तो हेड और टेल का आना यहाँ पे बराबर लाइकली नहीं है, ये अनफेयर कॉइन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डाइस में भी वो डाइस फेयर होगी जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 का आना बराबर प्रोबेबल हो, ठीक है ना, सबके आने के बराबर चांसेस हो। ऐसा नहीं है कि डाइस आप उछालो हमेशा 6 आया जा रहा है, उस डाइस को अपन फेयर डाइस नहीं बोलेंगे, करेक्ट है। सो ताश के पत्तों की आपको पूरी नॉलेज हो चुकी है, फेयर अनफेयर डाइस की नॉलेज हो चुकी है, फेयर अनफेयर कॉइन की यहाँ पे नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। सो बड़ी एलिमेंट्री सी बातें अपन ने अभी तक प्रोबेबिलिटी में करी हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। एक छोटा सा सवाल करते हैं, आइए। क्वेश्चन क्या है कि अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अ लीप ईयर इज selected at random, what is the probability that, सवाल ध्यान से देखें, what is the probability that it has 53 Mondays। ध्यान से सुने आप सवाल को, ध्यान से देखें सवाल को। लीप ईयर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लीप ईयर्स आए हैं, बहुत सारे लीप ईयर्स आगे भी आएंगे। जितने भी लीप ईयर्स हैं उनमें से एक लीप ईयर रैंडमली पिक किया, रैंडमली सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 53 मंडे आए। देखिए इस सवाल को मैं तो आपको बोलूंगा कि सेशन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने के बाद फिर सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। देखिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब 366 डेज में देखा जाए तो कंप्लीट 52 वीक्स हो जाते हैं, 52 वीक्स हो जाते हैं 364 डेज में। कहने का मतलब यह हुआ कि साल के पहले दिन से लेकर के 364 डेज तक पूरे 52 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक पूरे 364 डेज में पूरे कंप्लीट 52 वीक्स हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? 52 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 364 आ जाएगा। तो इसका मतलब 52 वीक्स हो चुके हैं, 52 वीक्स हो चुके हैं, ओके, 364 डेज में। अब 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 डेज ये जो है एक्स्ट्रा हैं। तो 52 वीक्स में 52 मंडे आ चुके हैं, 52 संडे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब कुछ 52 टाइम्स आ चुका है। ये 2 दिन अपने को एक्स्ट्रा मिले हैं और ये 2 दिन लगातार हैं। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं ये या तो संडे मंडे होगा या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं या ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे
या थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे। ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन हैं, ये एक्स्ट्रा 2 दिन इन 7 पॉसिबिलिटीज में से ही कुछ होंगे। तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज जो मैंने लिखी हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारी सैंपल स्पेस बन जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास 7 हैं। टोटल केसेस कितने हैं? 7, राइट। टोटल केसेस कितने हैं? 7। ओके, अपने को चाहिए 53 मंडे, तो 52 मंडे कंप्लीट हो जाएंगे 364 डेज में। अब बचे हुए 2 दिन अगर संडे मंडे आ जाते हैं तो इसका मतलब 53 मंडे हो जाएंगे, और बचे हुए 2 दिन अगर मंडे ट्यूसडे आ जाते हैं तो भी अपने 53 मंडे हो जाएंगे। तो अपने को फेवर करता है संडे मंडे या फिर मंडे ट्यूसडे का ना। एक लीप ईयर के जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचे हैं उसमें संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे आ जाए तो उस लीप ईयर में 53 मंडे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? फेवरेबल केसेस हुए हमारे, फेवरेबल केसेस कितने हुए? फेवरेबल केसेस हुए मात्र 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? प्रोबेबिलिटी निकलेगी फेवरेबल केसेस जितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 2/7। प्रोबेबिलिटी निकल के आई 2/7। ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन है दिखने में तो सिंपल है, लेकिन एक अच्छा सवाल है। एग्जाम्स में ये सवाल कई बार आया है, आगे भी आने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है ना? बड़ा सिंपल सवाल है कि एक लीप ईयर को रैंडमली पिक करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 53 मंडे हों। भाई देखो, कोई भी साल हो, 1 से लेकर के 364 डेज तक 52 वीक कंप्लीट हो जाते हैं। 52 वीक्स कंप्लीट होने का मतलब है 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ जाना। ठीक है ना? सो बचे हुए 2 दिन में एक्स्ट्रा अपना संडे मंडे भी आ सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब मंडे अपने को 53 चाहिए होंगे तो संडे मंडे जब एक्स्ट्रा 2 दिन में आया है और मंडे ट्यूसडे जब एक्स्ट्रा 2 दिन में आया है, तब अपने को पूरे साल में 53 मंडे मिलेंगे। तो फेवरेबल केसेस यहां पे कितने हैं? 2 हैं। फेवरेबल केसेस 2 हैं। टोटल केसेस कितने हैं अपने पास? 7 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है ना? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकल के 2/7। सो ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमारा सेशन था, ये प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हमने की। प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक्स हमने सीखे हैं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की जस्ट एक डेफिनेशन सीखी है अपन ने। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी सीखने हैं और बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? तो सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अपनी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। नए नए कॉन्सेप्ट अपन हर सेशन में सीखते चले जाएंगे। ठीक है? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। कुछ नहीं करना होता, अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करनी होती है। मुझे प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ईजी भी लगता है और मेरा बहुत पसंदीदा, बहुत फेवरेट चैप्टर है। क्योंकि देखिए होता क्या है, बड़ा देखो सवाल आया है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने को थोड़ा सोचना है। फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस कितने हैं, डिवाइड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। सो इस सेशन में प्रोबेबिलिटी में अपन इतना ही सीखेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अगले सेशन का इंतजार करें, फिर मिलेंगे।